हेलो दोस्तों, हमारे तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पंचायती राज अधिकारी के मेरे पर्सनल नोट से 73वां संविधान संशोधन 1992 को देखेंगे, जो कि इस नोट्स का तीसरा वीडियो है। तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर हमने यहाँ ख़त्म किया था कि पहला प्रयास यहाँ किया गया था 64वां संविधान संशोधन 1989 में। लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया। उस समय राजीव गांधी जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उसके समय में 73वां संविधान संशोधन आया, जो कि 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। ठीक है, इसी डेट में हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायत दिवस। और उसके अन्य समितियों में संथानम समिति 1963, शादी कली समिति 1964 देखा था। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और 73वां संविधान संशोधन 1992 एक्ट 92 का है। इसको लागू 93 में किया गया था। किसके लिए लागू किया गया था हम सभी जानते हैं। बिल आता है, बिल जब लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तो गजट में प्रकाशित करके ये एक कानून बन जाता है। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया और इसके तहत संविधान की अनुसूची में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 के अंतर्गत अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। अब वहाँ पर 29 विषय रखे गए। इन विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। ये जो भाग 9 है वो आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक जाता है। 243 में अब हम नीचे देखेंगे 243 में क्या है, 243 ए में क्या है, बी में क्या है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक, यानी कि क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अण तक देखेंगे। ये टोटल 15 हम पढ़ते हैं ना अपने रीजनिंग में। इजोटी ई जो टी वाई टोटल कितने हैं? 5 ये 5 ये 5 ये, यहाँ पे 15 आता है। ओ तक है, मतलब 15 तक है। ABCD 15 तक है। अनुसूची 11 29 विषय। ये बात कहाँ लिखी है? तो आर्टिकल 243 6 में ये बात लिखी है कि हमारे पास 29 विषय है पंचायतों के लिए। अब ये 29 विषय है कौन कौन से, तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिए। कृषि एवं विस्तार, कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, लघु एवं प्रसंस्करण उद्योग, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, खादी ग्रामोद्योग, लघु वनोपज, पेयजल, ईंधन अथवा चारा, पुल पुलिया सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, अपारंपरिक स्रोतें, ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा प्राथमिक प्लस माध्यमिक दोनों, व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण, पौध शिक्षा। पौध शिक्षा मतलब बुजुर्गों को शिक्षा जो अपने समय में पढ़ नहीं पाए, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार मेले, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, दुर्बल वर्गों का विकास जैसे ST SC, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और लास्ट में सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। जो भी मोन्यूमेंट्स हैं, जो भी आर्किटेक्चर है, उसको क्या करना है? बचाना है। अब संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत
हम लाइन से देखेंगे 15 आर्टिकल जो कि 243 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 243 है, आर्टिकल 243 जो कि परिभाषा है। आर्टिकल 243 क ग्राम सभा को बताता है। आर्टिकल 243 ख संविधान को बताता है। आर्टिकल 243 क पंचायत के गठन को बताता है। आर्टिकल 243 घ आरक्षण है। आर्टिकल 243 अण कार्यकाल को बताता है। आर्टिकल 243 च सदस्यों की अयोग्यता। आर्टिकल 243 छ पंचायतों के शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व। यही जो शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व है, यहीं पे विषय लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं मतलब विषय है। 243 ज पंचायतों की करारोपण की शक्ति। 243 छ पंचायतों की वित्तीय स्थिरता और वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए आयोग, यानी कि छ हमारा वित्त आयोग है। छ क्या है? वित्त आयोग। आर्टिकल 243 आई। उसके बाद हम अगला देखेंगे आर्टिकल 243 या लेखा जोखा का रख रखाव करना, मतलब ऑडिटिंग का काम विधानमंडल द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 243 ट पंचायतों में निर्वाचन। आर्टिकल 243 ठ पंचायतों में हस्तक्षेप पर रोक। इतना हमारा आर्टिकल काम का था। अब इस आर्टिकल को विस्तार से देखेंगे। ग्राम सभा कहाँ उल्लिखित है? तो ये आर्टिकल 243 क में उल्लिखित है। क्या लिखा है? किसी गांव की वोटर लिस्ट में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा का निर्माण होता है। ग्राम सभा किससे बनेगी? तो निर्वाचन नियमावली से बनेगी। ग्राम सभा एक या एक से अधिक गांव से हो सकती है। ग्राम सभा के सभी कार्यकारी कार्य उनके लिए पंचायत का गठन होगा। अब बी कहता है संविधान के बारे में। तो हम सभी जानते हैं संविधान में कई पंचायत के संविधान के लिए बहुत बातें लिखी हैं, जो कि हर राज्य में अलग अलग संविधान है। जिसे यहाँ पे बताया गया है कि बलवंत राय मेहता समिति आपको याद होगा, अशोक मेहता समिति याद होगा, GV राव होगा, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, ऐसे बहुत सारी समितियाँ हैं जिन्होंने अलग अलग 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय पंचायतों की बात करी। तो हम संविधान के हिसाब से देखेंगे कहाँ पे कौन सी पंचायत है। 1 स्तरीय पंचायत इतने इलाके में मिलती है ज़्यादातर। सबसे ऊपर हमको जम्मू कश्मीर दिख गया, सबसे नीचे केरल दिख गया। पूरब की तरफ 3 राज्य हैं, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा। कुछ छोटे राज्य भी हैं, केरल छोटा नहीं है लेकिन साउथ का है, ठीक है, ये नॉर्थ का है, साउथ का है। अब 2 स्तरीय देखेंगे। 2 स्तरीय में हमको कितने राज्य मिलते हैं? तो मध्य में 3 राज्य दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, और पूरब में उड़ीसा, एकदम पूरब में आसाम। 3 स्तरीय पंचायत हमारे इलाके में है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। 4 स्तरीय पंचायत मात्र एक जगह है, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 243 एक घ है। पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है। महिलाओं को 1/3 सीट दिया गया है। ये जो आरक्षण है संविधान में कहाँ इसकी चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 334 में चर्चा है। ST/SC के लिए आरक्षण। किसके लिए 334 में चर्चा है? पंचायतों के लिए आरक्षण। अब यूपी विधानमंडल में आरक्षण तो था पहले से। किसके लिए था? ST/SC और महिला के लिए। यूपी विधानमंडल ने सन 2000 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके
पंचायतों में आरक्षण दे दिया किसको, ओबीसी को। ठीक है, आगे देखते हैं गठन। तो गठन में सबसे पहले हमें 3 स्तर पता होने चाहिए। तो 3 स्तर हमारे पास हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 स्तर हैं। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, कुछ इस तरीके से। ग्राम पंचायत सबसे नीचे, पंचायत समिति बीच में, जिला पंचायत ऊपर, यानी टॉप टू बॉटम। चुनाव किसके द्वारा होता है यहाँ, राज्य निर्वाचन आयोग बनी हुई है जिसके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। अब ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर काम करती है, इसका प्रमुख जो है मुखिया कहिए, प्रधान कहिए, सरपंच कहिए, कोई भी हो सकता, मतलब नाम कई चलते हैं, है एक ही व्यक्ति। चुनाव प्रत्यक्ष होता है 5 साल के लिए। पंचायत समिति में क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है जिसको हम बीडीसी कहते हैं। चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। और ये जो सदस्य चुने जाते हैं यही जो है ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, जो कि अध्यक्ष होता है, पंचायत समिति अध्यक्ष। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जब ये चुन लिए जाते हैं तो इनमें से ये चुन लिया जाता है। उसका जिला परिषद, इसमें भी सदस्य होते हैं। तो पहले सदस्य चुने जाते हैं डायरेक्ट, और फिर इन्हीं में से एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है जो कि इनडायरेक्ट चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। आर्टिकल 243 में पंचायत का कार्यकाल की बात की गई। पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। बीडीसी का भी वही है 5 साल, जिला पंचायत सदस्य का भी वही है 5 साल। अब ये जो पहली बैठक से 5 वर्ष है, तो चुनाव हो जाने के बाद पहली बैठक 30 दिनों के अंदर करनी अनिवार्य है। 30 दिन के अंदर करना अनिवार्य होता है। आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 243 अयोग्यता की बात की गई है। तो दिवालिया ना हो, विकृत ना हो, 21 से कम उम्र का ना हो, ऐसा। अब पंचायतों की शक्तियाँ, तो अनुसूची 11 में जो 11-29 विषय हैं उन विषय पर कानून बना सकता है। बाकी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए भी नियम बनाना इसका काम है। वित्त आयोग की चर्चा की गई आर्टिकल 243 आई में, जो कि वहाँ हमने 6 देखा था। ठीक है, गठन राज्यपाल करता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, और राज्य के मध्य करों का स्पष्ट विवरण होता है। पंचायत के विकास के लिए धन मुहैया कराने का काम राज्य वित्त आयोग है। इसके सदस्यों को राज्यपाल ही मनोनीत करता है। अब आ गया राज्य निर्वाचन आयोग। ये क्या करता है, इसका काम क्या है? तो पहला तो नामावली तैयार करना, दूसरा संचालन, निर्देशन, नियंत्रण करना। इसकी भी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा होती है, जो कि आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। अब ग्राम पंचायत को ठीक तरीके से देखेंगे। पहली बात तो निम्न स्तरीय संस्था है, और मिनिमम 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत गठित हो जाती है। एक या एक से अधिक गाँव शामिल हो सकते हैं। ठीक है, सरपंच, मुखिया या प्रधान ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य द्वारा जो नियुक्त पीठासीन अधिकारी है वो इसको शपथ दिलाता है। ये त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो खंड विकास अधिकारी को त्यागपत्र दे सकता है। न्यूनतम आयु कितनी होती है चुनाव लड़ने के लिए? 21 वर्ष। चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष। उप प्रधान अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उन्हीं में से चुन लिया जाता है। ये संविधान में नहीं लिखा है, इसको परंपरागत रूप से चलाया जाता है। जैसे भारत में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग उप प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कार्यकाल 5 वर्ष, चाहे प्रधान हो चाहे उप प्रधान हो। बैठक घर पूर्ति कुल सदस्यों का 1/5।
ये 3 हो गया है, 1/5 होगा। जो बैठक आयोजित होती है तो 1/5। इसमें एक नियम है कि बैठक पहली बार आयोजित हो रही है और 1/5 सदस्य उपस्थित नहीं है तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी। लेकिन जब दूसरी बार बैठक होगी तो कोई गणपूर्ति नहीं देखी जाएगी। और जो हम लोग पेपर देने वाले हैं पंचायत सचिव का, वो जो है एक सरकारी अधिकारी है जो कि इस ग्रामीण स्तर पे। अब व्यवस्था की गई है ग्राम पंचायतों की बैठक माह में 2 बार, कम से कम माह में 2 बार बैठक होनी चाहिए। और ये जो बैठक है साल की बात करें तो कम से कम साल में 2 बार होनी चाहिए, माह में भी 2 बार और साल भर में भी 2 बार, रबी की फसल या खरीफ की फसल की कटाई के बाद। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा बैठक को आप लोग। पूछे अगर माह में कितनी बार हो सकता है तो 2 बार, और सामान्यतः 2 बार होता है। पदमुक्ति अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं इनके लिए, लिखित सूचना 50% चाहिए। और इसको कहाँ दे देंगे? जिला पंचायती राज अधिकारी को देते हैं। अब यहाँ पे है पूरा दिक्कत कि अगर किसी प्रधान को हटाना है तो 15 दिन पूर्व बैठक के बारे में बताना अनिवार्य है। ठीक है, ऊपर जो है क्या था कि 50% लोग मिलकर एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उस पर सभी लोग साइन करते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी को ये दे दिया जाता है। देने के बाद 15 दिन पूर्व बैठक के बारे में बताना अनिवार्य है। बैठक एक बुलाई जाएगी, ये बैठक जो है 15 दिन पहले उसकी सूचना दे दी जाएगी। अब 15 दिन पहले सूचना देने के बाद 30 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत की बैठक रख दी जाएगी। और वही जो है उसके बाद 2/3 सदस्य प्रस्ताव पारित करेंगे तो प्रधान अपने पद से हट जाएगा। 6 महीना में चुनाव कराना अनिवार्य है। एक स्थिति ये हो कि चुनाव हुआ, प्रधान चुना गया, चुने जाने के बाद साल भर के अंदर उसको हटाने का प्रस्ताव आ गया, तो ये है कि साल भर के अंदर कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। निर्वाचित होने के बाद 1 वर्ष के अंदर प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। हाँ, उसके बाद दूसरे साल में प्रस्ताव ला के इसको हटाया जा सकता है। उसके बाद 6 महीने बाद चुनाव कराइए, फिर दोबारा कोई और प्रधान बन के आ जाएगा। ग्राम पंचायतों का बजट, ये बजट बनाया जाता है भारत की तरह ही। इसका बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए प्रभावी होता है, जिसकी तैयारी पहले ही कर ली जाती है। और तैयारी ग्राम पंचायत अधिकारी करता है सलाह पर। तैयार सदस्यों और ग्राम पंचायत की अगुवाई में प्रस्ताव पारित होता है 1/3 सदस्य को, 1/3 सदस्य के द्वारा ये प्रस्ताव पारित हो जाता है और बजट बन के तैयार। और पंचायत की कुछ समितियां होती हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 उत्तर प्रदेश में पंचायत में 6 समितियां हैं। पहला नियोजन एवं विकास समिति, इसमें प्रधान प्लस 6 सदस्य होते हैं, जिसमें ST SC और OBC और महिला की 1 सदस्य। निर्माण कार्य समिति, जल प्रबंधन समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति और स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। इन सब में से 3 समितियों में प्रधान जो है प्रमुख होता है, यानी अध्यक्ष होता है, बाकी सब नामित व्यक्ति द्वारा किया जाता है अध्यक्षता। जैसे नियोजन और विकास का काम होगा तो प्रधान अध्यक्ष है, साथ में 6 लोग और। शिक्षा समिति प्रधान है, प्रशासनिक समिति प्रधान। ठीक है, अब आ जाते हैं एक वीडियो में, एक ही उसमें इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 विधानसभा में कब आया? 5 जून 1947 को। विधान परिषद में कब पारित हुआ? 16 सितंबर 1947। गवर्नर के द्वारा कब इसको असेंट दिया गया? 7 दिसंबर 1947। और गजट में प्रकाशित हो गया, मतलब लागू हो गया
27 दिसंबर 1947। इसमें कुछ बातें की गई हैं, जैसे इसमें कुल 119 धाराएं हैं, 9 अध्याय, 9 अध्यायों के अंतर्गत 9 अध्यायों के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं? 119 धाराएं हैं। ठीक, अब अध्याय 1 संक्षिप्त परिभाषा है। अध्याय 2 ग्राम सभा के गठन की बात करता है। अध्याय 2 का ए डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। अध्याय 3 बैठक के बारे में बात करता है। 3A ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है। अध्याय 4 शक्ति कार्य अधिकार इसके बारे में बात करता है। 5 भूमि का अर्जन एवं ग्राम निधि के बारे में बात करता है। अध्याय 6 न्याय पंचायत के बारे में बात करता है। अध्याय 7 बाहरी नियंत्रण। अध्याय 8 सत्या प्रक्रिया। अध्याय 9 निरसन। अब कुछ धाराएं महत्वपूर्ण हैं, उसको देख लेंगे। जैसे धारा 11 ख प्रधान का चुनाव कैसे होगा ये बताता है। आरक्षण चक्रीय आधार पर होता है, जबकि महिलाओं को 33% आरक्षण है। और कुछ राज्य हैं जहाँ पे 50% आरक्षण है। इसमें सबसे पहला राज्य है बिहार। सबसे पहले बिहार में 2006 में 50% आरक्षण की बात की गई थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी है, उत्तराखंड में भी है, यानी कि एक दक्षिण का राज्य है आंध्र प्रदेश जहाँ पे 50% आरक्षण है। एक पूरब का राज्य है त्रिपुरा जहाँ 50% है। एक मध्य का राज्य है छत्तीसगढ़ जहाँ 50% है। और उत्तराखंड और बिहार उत्तर के राज्य हैं जहाँ 50% है। अब जैसे धारा 11 ख प्रधान का चुनाव बताता है, तो धारा 11 ग उप प्रधान का चुनाव बताता है। ग्राम सभा कैसी होगी? मतदान सूची के हिसाब से गठन होगी। एक या एक से अधिक गांव होंगे। न्यूनतम संख्या 200, वहाँ पे 1000 बताया था। आर्टिकल 243 यहाँ ये पंचायती राज अधिनियम 1947 उत्तर प्रदेश में लिखा है कि न्यूनतम संख्या 200 होगी तो ग्राम सभा गठित हो जाएगी। आर्टिकल 243 बी में लिखित है ये बात। सदस्य 18 वर्ष से आयु सूची में नाम होगा तभी सदस्य कहलाएंगे ग्राम सभा की। गणपूर्ति क्या है? 5% इक्वल टू 10 सदस्य। नई नीति कोरम 2.5% यानी 5 सदस्य। मतलब ये कि गणपूर्ति नॉर्मल चीज़ में अगर बैठक होगी तो 1/5 होंगे यानी लगभग 10 सदस्य, तो आराम से बैठक हो जाएगी। लेकिन कोई नई नीति लाई जा रही है तो 10 की जगह 5 ही लोग होंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, केवल नई नीति लाते समय। अब आगे देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। अब यहाँ ऊपर वाले में ही एक चीज़ देख लेंगे जो हमने देखा था अध्याय 4 में पंचायतों का कार्य अधिकार शक्ति प्रशासन। धारा 33 जब पढ़ेंगे तो हम ग्राम पंचायतों के अधिकारों के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ आ जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1994 की गई थी। या देखिएगा ध्यान से 23 अप्रैल लिखा है। हेडक्वार्टर लखनऊ है। आर्टिकल 324(1) के द्वारा यह गठित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आरपी सिंह। राज प्रताप सिंह। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब आगे देखते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 आर्टिकल 243 आई में पंचायत के बारे में, आर्टिकल 243 वाई में नगर निकाय के बारे में, यानी कि नगर निगम से संबंधित है। नगर निगम या पालिका। आगे चलते हैं। इसका भी गठन राज्यपाल द्वारा होता है। संरचना क्या है
कि निर्वाचन के बारे में कहा गया, राज्य वित्त आयोग के लिए तो कहा गया है कि 1+4, राज्य वित्त आयोग में संविधान में लिखा हुआ है 1+4, लेकिन राज्य वित्त आयोग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में नहीं लिखा हुआ है, राज्य वित्त आयोग के लिए 1+4 का दिया। ठीक है, यानी कुछ सदस्य वाला जो डाटा हमारा 4 हो जाएगा। कार्यकाल 5 वर्ष, त्यागपत्र राज्यपाल को। बजट उपलब्ध आर्टिकल 266(1) से। समेकित नीति, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही अन्य परीक्षाओं के लिए जो भी मेरे पर्सनल नोट्स हैं उससे मैं आपको रूबरू करवाऊँगा इस चैनल पे। अगली वीडियो कुछ ही दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।